Namaskar and pranam to all of you. Again, I am coming back to my channel Asit Government Rule Guru. Today, I will discuss lien in government service. तो lien means क्या है? When the concerned government employee is going to other department through technical resignation and has taken lien in parent department, then before clearing of probation in the new post, he can be reverted back to the previous post of the parent department. यदि कोई कंसर्न गवर्नमेंट एम्प्लॉय अदर डिपार्टमेंट को जाता है थ्रू टेक्निकल रेजिग्नेशन और पेरेंट डिपार्टमेंट से वो लियन लिया है, तो जब प्रेजेंट पोस्ट में प्रोबेशन अप्रूव होने से पहले वो पेरेंट डिपार्टमेंट का पोस्ट को रिवर्ट कर सकता है, तो उसके ऊपर पूरा हम डिस्कस करेंगे. You can get complete information through patience. You go through the video till the end. You can get very interesting information. It is the fundamental rule 9 under section 13. So my friends, please join my Telegram channel. The link is given in my description box. Please like the video, share the video, and also comment the video. So please my friends, subscribe my channel so that you can get some nice videos in postering and in subsequent time. Now I am going to discuss lien in government service. First of all, definition of lien, it means the title of a government servant. ये जो title है आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन मिल जाएगा. It means the title of a government servant to hold a regular post, whether permanent or temporary, either immediately or on the termination of the period of absence. Actually, lien, it is the title of a government servant to hold a regular post. जो पोस्ट है वो चाहे वो परमानेंट ही कि टेम्पोररी है, आइदर इमीडिएटली और ऑन द टर्मिनेशन ऑफ द पीरियड ऑफ एब्सेंस. इसमें क्या है, जो भी एम्प्लॉय का प्रोबेशन क्लियर हो चुका है, क्योंकि प्रोबेशन पीरियड में वो टेम्पोररी में है, प्रोबेशन क्लियर होने के बाद वो परमानेंट हो जाता है और बेसिकली एक परमानेंट पोस्ट के ऊपर लियन क्रिएट होता है. तो टर्मिनेशन ऑफ द पीरियड ऑफ एब्सेंस, यदि कंसर्न एम्प्लॉय लीव में है और लीव खत्म होने के बाद वो वही पोस्ट में ज्वाइन करता है क्योंकि उसका पोस्ट के ऊपर लियन है. सिमिलरली सपोज डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग चल रहा है, कंसर्न एम्प्लॉय को सस्पेंड कर दिया गया, डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग खत्म होने के बाद वो कंसर्न एम्प्लॉय को वो जब रीइंस्टेट किया जाता है तो एज यूजुअल मैनर वो वही पोस्ट में काम करता है क्योंकि उसका पोस्ट के ऊपर लियन है. समझ में आ रहा है? तो यही है बेसिकली, इट इज अ राइट ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट टू होल्ड ए रेगुलर पोस्ट, whether permanent or temporary, either immediately or on the termination of the period of absence. तो ये टाइटल के ऊपर आपको एक क्वेश्चन मिल सकता है. इट इज द राइट ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट टू होल्ड ए रेगुलर पोस्ट. द परमानेंट एम्प्लॉय लीव में चला जाता है, लॉन्ग लीव में चला जाता है कि अभी उसका सस्पेंशन पीरियड चल रहा है और सस्पेंशन पीरियड खत्म हो गया, उसका रीइंस्टेट हो गया, लीव पीरियड खत्म हो गया, वो अभी रीज्वाइन किया उसी पोस्ट में क्योंकि उसके ऊपर लियन है. वो पोस्ट में और किसी को एक्चुअली अपॉइंटमेंट नहीं दिया जाएगा, रेगुलर अपॉइंटमेंट नहीं दिया जाएगा क्योंकि उस पोस्ट के ऊपर लियन है. क्लियर? चलो नेक्स्ट पार्ट को चलेंगे. लियन फैसिलिटी फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉय, फंडामेंटल रूल 913. ये जो फंडामेंटल रूल 913, इसके ऊपर क्वेश्चन आपको मिल सकता है. आप फंडामेंटल रूल, आप रूल 9 देख लीजिए और उसका अंडर सेक्शन 13 देख लीजिए.
वो लियन के ऊपर दिया गया है, इसके ऊपर आपको क्वेश्चन मिल सकता है। तो लियन ऑन ए पोस्ट, ए गवर्नमेंट सर्वेंट हु acquired a lien on a post retains a lien on that post while the performing the duties of that post। मैं अभी बताया कंसर्न गवर्नमेंट एम्प्लॉय प्रोलॉन्ग लीव में चला गया कि सस्पेंशन पीरियड चल रहा है, डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग चल रहा है, सस्पेंशन पीरियड चल रहा है, लीव पीरियड खत्म हो गया, वो वही रीजॉइन करेगा वही पोस्ट में, और सस्पेंशन पीरियड के बाद डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग खत्म होने के बाद जब कंसर्न एम्प्लॉय को रीइंस्टेट कर दिया जाएगा उसी पोस्ट में, जिस पोस्ट में वो काम कर रहा था, क्योंकि उस पोस्ट के ऊपर उसका लियन है, राइट। तो उसी पोस्ट में और किसी को भी रेगुलर अपॉइंटमेंट नहीं दिया जाएगा, राइट। तो व्हाइल परफॉर्मिंग द ड्यूटीज ऑफ दैट पोस्ट। सेकेंड वन, व्हाइल ऑन फॉरेन सर्विस or holding a temporary post or officiating in another post। Suppose the concerned employee टेम्पोररी पीरियड के लिए अभी फॉरेन सर्विस में चला गया और होल्डिंग ए टेम्पोररी पोस्ट और ऑफिशिएटिंग इन अनदर पोस्ट, तो उसमें भी वो जो प्रीवियस पोस्ट में उसका लियन बना रहेगा। सपोज द पर्सन has deputed in other department through foreign service, holding a temporary post or officiating in another post, मगर उसका प्रेजेंट पोस्ट में लियन रहेगा, राइट। वो फिर उसका जो पेरेंट डिपार्टमेंट का जो पोस्ट था वो रिवर्ट कर सकता है, राइट। तो वही दिया है, व्हाइल ऑन फॉरेन सर्विस और होल्डिंग ए टेम्पोररी पोस्ट और ऑफिशिएटिंग इन अनदर पोस्ट, उस केस में लियन रहेगा और वो चाहेगा तो वो रिवर्ट कर सकता है उसका पेरेंट डिपार्टमेंट का पोस्ट को। चलो नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। ड्यूरिंग ज्वाइनिंग टाइम ऑन ट्रांसफर टू अनदर पोस्ट, जब ट्रांसफर हो जाता है और एक पोस्ट को, वहां पर ज्वाइनिंग टाइम मिलता है, और जो पोस्ट को ट्रांसफर हुआ ब्रैकेट में देख लीजिए, अनलेस ही इज ट्रांसफर्ड सब्सटेंटिवली टू ए पोस्ट ऑन लोअर पे, उसका जो ट्रांसफर टू अनदर पोस्ट को वो जो जाएगा उसमें तो लोअर पे नहीं होगा, हायर पे होगा। तो इन दिस केस जो ज्वाइनिंग टाइम में जब वो उसका ट्रांसफर हो जाएगा अदर पोस्ट को, इन दिस केस हिज लियन इज ट्रांसफर्ड, उसका लियन ट्रांसफर हो जाएगा टू द न्यू पोस्ट फ्रॉम द डेट ऑन व्हिच ही इज रिलीव्ड ऑफ हिज ड्यूटीज इन द ओल्ड पोस्ट। जिस दिन वो ओल्ड पोस्ट में रिलीव हो जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस दिन वो ओल्ड पोस्ट में रिलीव हो जाएगा तो उसका लियन ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। ओल्ड पोस्ट से न्यू पोस्ट को उसका लियन ट्रांसफर कर दिया जाएगा। और उसमें क्या है, यदि वो न्यू पोस्ट में कंफर्ट नहीं फील करता है, कि न्यू पोस्ट में जो ड्यूटी है उसमें वो कंफर्ट फील नहीं करता है, तब वो उसका जो प्रीवियस पोस्ट था उसको रिवर्ट कर सकता है वो, क्योंकि वो लियन लेकर अदर पोस्ट में गया है। और यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि जब उसका ट्रांसफर होता है अदर पोस्ट को, व्हेन ही इज गेटिंग ट्रांसफर टू अदर पोस्ट, देन ऑटोमेटिकली व्हेन ही इज रिलीव्ड, देन इन दिस केस एक्चुअली लियन इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द ओल्ड पोस्ट टू द न्यू पोस्ट। इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, इसको आपको ध्यान देना है। हिज लियन इज ट्रांसफर्ड टू द न्यू पोस्ट फ्रॉम द डेट ऑन which he is relieved of his duties in the old post। नेक्स्ट वन, while on लीव के ऊपर बताया। सपोज कंसर्न एम्प्लॉय लीव में चला गया और जब लीव खत्म होने के बाद वो ज्वाइन कर रहा है, उसी पोस्ट में ज्वाइन कर रहा है, क्योंकि उसी पोस्ट में उसका लियन है। He has taken leave and after completion of leave again he joined the same post because already in that post lion is there. Clear? Similarly, while under suspension, suppose a disciplinary proceeding is going on, the concerned employee is suspended, and after suspension period again
he is reinstated in the same post. He is reinstated in the same post because he has lien. ओके, he has ऑलरेडी उसका पोस्ट के ऊपर लियन है. क्लियर? तो सस्पेंड तो हो गया. सस्पेंशन पीरियड खत्म होने के बाद वही पोस्ट में उसका रीइंस्टेट होता है. यह नहीं है कि उसका पोस्ट में और किसको अपॉइंट कर दिया जाएगा. उसका पोस्ट में कॉन्ट्रैक्चुअल अपॉइंटमेंट दिया जा सकता है, मगर कोई परमानेंट अपॉइंटमेंट नहीं दिया जाएगा उस पोस्ट में, चाहे लीव पीरियड हो कि चाहे सस्पेंशन पीरियड हो, क्योंकि उस पोस्ट में ऑलरेडी लियन क्रिएट हो चुका है. राइट? चलो नेक्स्ट वन, और बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट वन. यू सी द हाश मार्क. ए गवर्नमेंट सर्वेंट ऑन एक्वायरिंग ए लियन ऑन ए पोस्ट will cease to hold any lien previously acquired on any other post. सपोज प्रीवियसली एक पोस्ट के ऊपर वो लियन ले चुका है और अभी वो प्रेजेंट पोस्ट में वो लियन ले लिया, तो जो प्रीवियस जो पोस्ट में जो लियन था वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि साइमल्टेनियसली दो पोस्ट के ऊपर लियन नहीं रहेगा. पहले एक पोस्ट में वो लियन लिया था और अभी प्रेजेंट पोस्ट में वो अभी लियन लिया, तो वो ऑटोमेटिकली जो अर्लियर पोस्ट था उसके ऊपर जो वो लियन लिया था वो ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो जाएगा. तो ए गवर्नमेंट सर्वेंट ऑन एक्वायरिंग ए लियन ऑन ए पोस्ट विल सीज टू होल्ड एनी लियन प्रीवियसली एक्वायर्ड ऑन एनी अदर पोस्ट. तो इट मीन्स इसमें याद रखना है कि साइमल्टेनियसली द गवर्नमेंट एम्प्लॉइज शुड नॉट हैव टेकन लियन ऑन मोर देन वन पोस्ट. एक पोस्ट से ज़्यादा एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई लियन नहीं ले सकता. एक ही समय एक पोस्ट के ऊपर वो लियन ले सकता है. राइट? ये सब पॉइंट्स को आपको देखना है. नेक्स्ट चलेंगे. हु हैज राइट टू लियन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. फर्स्ट वन, इफ यू एम्प्लॉयड इन सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड यू हैव बीन कंफर्म्ड इन दैट पोस्ट, दैट इज टू से प्रोबेशन पीरियड हैज बीन सक्सेसफुली कंप्लीटेड. जिनका प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि प्रोबेशन पीरियड वो टेम्पोररी पोस्ट होता है. आफ्टर कंप्लीशन ऑफ प्रोबेशन पीरियड, क्लियर, आफ्टर अप्रूवल ऑफ द प्रोबेशन पीरियड, व्हेन द कंसर्न गवर्नमेंट एम्प्लॉई इज परमानेंट वन, देन इन दैट केस एक्चुअली ही हैज टेकन लियन ऑन दैट पोस्ट. प्रोबेशन खत्म होने के बाद प्रोबेशन पीरियड में लियन नहीं लिया जाएगा, ओनली आफ्टर कंप्लीशन ऑफ प्रोबेशन लियन लिया जाएगा. तो फर्स्ट पॉइंट है क्लियर. चलो नेक्स्ट पॉइंट को चलेंगे. और हु हैव बीन प्रमोटेड टू हायर पोस्ट डिक्लेयर्ड एज हैविंग कंप्लीटेड द प्रोबेशन. हायर पोस्ट में सपोज कंसर्न एम्प्लॉई प्रमोटेड टू हायर पोस्ट एंड इन हायर पोस्ट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ प्रोबेशन in higher post, then lien is created on the higher post. सपोज कंसर्न एम्प्लॉई वो हायर पोस्ट में चला गया. हायर पोस्ट में जब प्रोबेशन खत्म होगा, हायर पोस्ट में जब उसका प्रोबेशन क्लियर हो जाएगा, तब उसको हायर पोस्ट में लियन मिलेगा. क्लियर? द सेकेंड पॉइंट. और हु हैव बीन प्रमोटेड टू ए हायर पोस्ट डिक्लेयर्ड एज हैविंग कंप्लीटेड द प्रोबेशन. कभी कभी क्या होता है, कंसर्न एम्प्लॉई का हायर पोस्ट में प्रमोट कर दिया गया और जो प्रीवियस पोस्ट था वो उसमें लियन लेकर गया हायर पोस्ट को. प्रीवियस पोस्ट के ऊपर वो लियन लेकर हायर पोस्ट को गया. बेसिकली प्रोबेशन पीरियड हायर पोस्ट में कितना होगा? 2 इयर्स होगा, कि रूल के हिसाब से जो है बेसिकली 2 इयर्स होता है, और कभी कभी 1 ईयर भी होता है. सपोज 2 इयर्स है प्रोबेशन पीरियड. हायर पोस्ट में प्रोबेशन पीरियड 2 इयर्स होगा. सपोज वो प्रोबेशन पीरियड में वो उसको अच्छा नहीं लग रहा है, हायर पोस्ट में जो ड्यूटीज है वो उसके लिए सुइटेबल नहीं है, तभी क्या होगा, उसके पास लियन है, क्योंकि जो प्रीवियस पोस्ट में उसका लियन है, तो वो प्रीवियस पोस्ट को रिवर्ट कर सकता है. राइट? मगर हायर पोस्ट में उसको कब लियन मिलेगा? जब हायर पोस्ट में उसका प्रोबेशन क्लियर हो जाएगा. ठीक है? जब हायर पोस्ट में प्रोबेशन क्लियर हो जाएगा तब हायर पोस्ट के ऊपर उसको लियन मिलेगा. नेक्स्ट वन, दोज हु हैव बीन प्रमोटेड ऑन रेगुलर बेसिस टू ए हायर पोस्ट वेयर नो प्रोबेशन इज प्रेस्क्राइब्ड अंडर द रूल्स. कभी कभी क्या है, हायर पोस्ट में प्रमोशन हो जाता है और जो हायर पोस्ट को प्रमोशन हुआ वहां पर कोई प्रोबेशन पीरियड नहीं है,
प्रोबेशन पीरियड नहीं है तो ऑटोमेटिकली हायर पोस्ट के ऊपर लियन क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको थोड़ा ध्यान देना है, क्योंकि अभी मैं जो पोस्ट में हूं, सपोज मेरा प्रमोशन हो गया एक हायर पोस्ट में, सपोज मैं अभी पीजीटी हूं, मुझे हायर पोस्ट प्रिंसिपल पोस्ट मिल गया, राइट, और वो प्रिंसिपल पोस्ट में मेरा फिर 2 इयर्स प्रोबेशन होगा। यदि वहां पर एक्चुअली प्रोबेशन पीरियड के अंदर, सपोज 2 इयर्स प्रोबेशन है, विद इन 2 इयर्स मुझे वो प्रिंसिपल पोस्ट में अच्छा नहीं लगा, सपोज इट इज नॉट सुइटेबल फॉर मी, और मैं रिटर्न करना चाहता हूं मेरा प्रीवियस पोस्ट को, तो मैं 2 इयर्स के अंदर फिर रिटर्न कर जाऊंगा मैं, राइट। सपोज आई एम नॉट फीलिंग कंफर्ट इन प्रिंसिपल पोस्ट, देन विद इन 2 इयर्स अगेन आई रिवर्ट बैक टू माई प्रीवियस पोस्ट, क्योंकि प्रीवियस पोस्ट के ऊपर मेरा लियन है। और अभी जो प्रमोशन हो गया आपका, प्रिंसिपल पोस्ट को आपका प्रमोशन हो गया, और प्रिंसिपल पोस्ट के ऊपर जो प्रोबेशन पीरियड रहेगा, प्रोबेशन पीरियड में आप प्रिंसिपल पोस्ट के ऊपर लियन नहीं ले सकते। जब हायर पोस्ट जो है, जो प्रिंसिपल पोस्ट, जो हायर पोस्ट है, उसमें प्रोबेशन क्लियर होने के बाद उसके ऊपर लियन क्रिएट होगा, राइट। तो बेसिकली 3 ऑप्शंस है, राइट। तो इसमें ओवरऑल हम यही देखेंगे कि फर्स्ट 2 पॉइंट्स जो हम देख लिया ना, उसमें प्रोबेशन क्लियर होने के बाद ही वो पोस्ट के ऊपर लियन क्रिएट होगा। और थर्ड ऑप्शन में जो है, वहां पर जहां पर प्रोबेशन पीरियड नहीं है, हायर पोस्ट में प्रमोशन हो गया मगर वहां पर प्रोबेशन पीरियड नहीं है, तो ऑटोमेटिकली उस हायर पोस्ट में लियन क्रिएट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट पार्ट को चलेंगे। रिटेंशन ऑफ लियन फॉर अपॉइंटमेंट इन अनदर सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिस और स्टेट गवर्नमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है, जब हम अदर डिपार्टमेंट को, when the concerned employee is going to other department, from central to central government, from central to state government, from central to autonomous, from state government to autonomous, from autonomous to central government, from autonomous to state government, तो इस केस में क्या है, when the concerned employee is going to other department through technical resignation and also has taken lien इन द पेरेंट डिपार्टमेंट, वो अभी अदर डिपार्टमेंट को जा रहा है, टेक्निकल रेजिग्नेशन, वो बेसिकली जो अप्लाई किया था वो प्रॉपर चैनल में अप्लाई किया था, अभी उसका सिलेक्शन अदर डिपार्टमेंट में हो गया, तो वो टेक्निकल रेजिग्नेशन देकर जा रहा है और वो लियन लेकर जा रहा है। जो न्यू पोस्ट ज्वाइन कर रहा है वो लियन लेकर न्यू पोस्ट ज्वाइन कर रहा है, तो न्यू पोस्ट में 2 इयर्स प्रोबेशन होगा। तो जो न्यू पोस्ट में 2 ईयर प्रोबेशन क्लियर होने के पहले वो प्रीवियस पोस्ट को रिटर्न कर सकता है, ठीक है। और यहां पर एक मजा बात है, जब वो टेक्निकल रेजिग्नेशन देकर वो अदर डिपार्टमेंट को जाएगा और लियन लेकर जाएगा, तब उसको एक अंडरटेकिंग देना है, ठीक है, उसको एक अंडरटेकिंग देना है। और अंडरटेकिंग में क्लियरली मेंशन होना चाहिए कि मेरा जो न्यू पोस्ट है वहां पर प्रोबेशन क्लियर होने से पहले मैं मेरा प्रीवियस पोस्ट जो पेरेंट डिपार्टमेंट में है, जो प्रीवियस पोस्ट जो पेरेंट डिपार्टमेंट में है, मैं उसको रिटर्न कर सकता हूं। एक अंडरटेकिंग वहां पर भी देगा, किसको, पेरेंट डिपार्टमेंट को। जब वो अदर डिपार्टमेंट को जाएगा, वो अंडरटेकिंग जो दिया पेरेंट डिपार्टमेंट ने, क्या किया, न्यू डिपार्टमेंट को वो अंडरटेकिंग को ट्रांसफर कर देगा कि मेरा जो एम्प्लॉई आपका डिपार्टमेंट को जा रहा है वो लियन लेकर जा रहा है और 2 इयर्स के अंदर वो रिटर्न कर सकता है, ठीक है, प्रीवियस पोस्ट को वो रिटर्न कर सकता है। ऐसे पेरेंट डिपार्टमेंट वो एप्लीकेशन को न्यू डिपार्टमेंट को फॉरवर्ड कर देगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली यहां पर क्या है, जब आप न्यू डिपार्टमेंट लियर लेकर चला गया और न्यू डिपार्टमेंट में आपका 2 इयर्स प्रोबेशन क्लियर हो गया और वहां पर न्यू पोस्ट में आपका पोस्ट कंफर्म हो गया, तब ऑटोमेटिकली क्या होगा ना, आपको रेजिग्नेशन देना पड़ेगा। जो पेरेंट डिपार्टमेंट का जो पोस्ट था, जो प्रीवियस पोस्ट था, उसमें ऑटोमेटिकली आपका जो लियन पीरियड वो टर्मिनेट हो जाएगा। और टर्मिनेट होने से क्या है, वो ऑटोमेटिकली ये सोच लेंगे कि पेरेंट डिपार्टमेंट में आप रेजिग्नेशन दे दिया, मगर वहां पर न्यू पोस्ट में आपका प्रोबेशन क्लियर होना चाहिए। तो बेसिकली 2 इयर्स होता है। कभी कभी क्या है, सपोज न्यू पोस्ट में
2 ईयर्स में प्रोबेशन क्लियर नहीं हुआ और 1 ईयर एक्सटेंशन कर दिया गया, तो जब 1 ईयर एक्सटेंशन कर दिया गया वहां पर वो कंसर्न एम्प्लॉय और एक अंडरटेकिंग और वो पेरेंट डिपार्टमेंट को अप्रोच करेगा, पेरेंट डिपार्टमेंट को अप्रोच करेगा कि जो न्यू डिपार्टमेंट में मेरा 2 ईयर्स में प्रोबेशन क्लियर नहीं हुआ और 1 ईयर मेरा प्रोबेशन एक्सटेंशन हो गया, तो इसीलिए मेरा जो लियन पीरियड है उसको 1 ईयर एक्सटेंड कर दिया जाए। ठीक है, तो वो एक अंडरटेकिंग वहां पर भी देगा। ठीक है, तो वहां पर वो अप्रोच करेगा जो न्यू डिपार्टमेंट का कंट्रोलिंग अथॉरिटी को, वो डिटेल्स दे देगा। ठीक है, और वो भी फॉरवर्ड हो जाएगा, वो ऑटोमेटिकली पेरेंट डिपार्टमेंट को फॉरवर्ड हो जाएगा कि मेरा यहां पर जो न्यू डिपार्टमेंट में मेरा प्रोबेशन क्लियर नहीं हुआ, तो इसलिए 1 ईयर यहां पर प्रोबेशन पीरियड को एक्सटेंड कर दिया गया और मेरा लीन पीरियड को और 1 ईयर एक्सटेंड कर दिया जाए। तो वो एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में ये होगा, और बेसिकली प्रोबेशन पीरियड 2 ईयर्स में क्लियर हो जाता है, एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में 3 ईयर्स होगा। तो यहां पर आपको याद रखना है 2 ईयर्स और 3 ईयर्स, 2 ईयर्स नॉर्मली और 3 ईयर्स इन एक्सेप्शनल केसेस। क्लियर? A permanent government servant appointed in another central government department or office or state government has to resign from his parent department unless he reverts to that department within a period of 2 years or 3 years in exceptional cases। मैं अभी बताया, आप लियन लेकर न्यू पोस्ट में ज्वाइन किया, प्रॉपर, पहले मैं पूरा बता रहा हूं, आप प्रॉपर चैनल में एप्लीकेशन डाला, अदर डिपार्टमेंट में आपका सिलेक्शन हो गया, अभी आप टेक्निकल रेजिग्नेशन दे दिया और लियन लेकर आप न्यू पोस्ट में ज्वाइन किया, और जब लियन लेकर न्यू पोस्ट में ज्वाइन किया तब आपको एक अंडरटेकिंग देना पड़ेगा आपका पेरेंट डिपार्टमेंट को कि मैं लियन लेकर जा रहा हूं, न्यू पोस्ट में मैं ज्वाइन कर रहा हूं। ठीक है, और वहां पर प्रोबेशन 2 ईयर्स होगा न्यू पोस्ट में, तो प्रोबेशन कंफर्म होने के पहले मैं मेरा जो पेरेंट डिपार्टमेंट में जो पोस्ट है मैं रिवर्ट कर सकता हूं। आपको एक अंडरटेकिंग देना पड़ेगा पेरेंट डिपार्टमेंट को, और पेरेंट डिपार्टमेंट उसको अंडरटेकिंग वो फॉरवर्ड कर देगा न्यू डिपार्टमेंट को। राइट, तो बेसिकली ये 2 ईयर्स में है, और वहां पर जब न्यू डिपार्टमेंट में सपोज आप 2 ईयर्स के अंदर आपको कंफर्ट नहीं लगा कि आप वहां पर जो ड्यूटीज था आपको अच्छा नहीं लगा, आपके लिए सुइटेबल नहीं हुआ, तब आप 2 ईयर्स के अंदर रिवर्ट कर सकते हो। आपका पेरेंट डिपार्टमेंट में जो पोस्ट था, जो प्रीवियस पोस्ट था, उसको आप रिवर्ट कर सकते हो। पर यदि न्यू पोस्ट में आपका कंफर्मेशन ऑटोमेटिकली हो गया, 2 ईयर्स प्रोबेशन पीरियड न्यू पोस्ट में था, यदि प्रोबेशन पीरियड कंफर्म हो गया तो ऑटोमेटिकली आपका पेरेंट डिपार्टमेंट का जो पोस्ट था और जो आप लियन लेकर गए थे वो लियन ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो जाएगा, और ऑटोमेटिकली पेरेंट डिपार्टमेंट ये मान लेगा कि वो रेजिग्नेशन दे दिया पोस्ट से। राइट, मगर वहां पर आपका न्यू पोस्ट में आपका कंफर्मेशन होना चाहिए। राइट, और एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में 3 ईयर्स होता है, क्योंकि कभी कभी 2 ईयर्स में प्रेजेंट पोस्ट में सपोज 2 ईयर्स में प्रोबेशन क्लियर नहीं हुआ और 1 ईयर एक्सटेंशन हो गया, तब आपका पेरेंट डिपार्टमेंट को अंडरटेकिंग देना चाहिए कि यहां पर मेरा प्रोबेशन क्लियर नहीं हुआ और 1 ईयर एक्सटेंड कर दिया गया, और मेरा लियन पीरियड को भी और 1 ईयर एक्सटेंड कर दिया जाए। तो एक वो होगा जब एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में। राइट, वैसे ही जस्ट इट मीन्स आफ्टर कंप्लीशन ऑफ प्रोबेशन पीरियड इन न्यू पोस्ट, देन ऑटोमेटिकली आपका जो लियन था, जो पेरेंट डिपार्टमेंट का पोस्ट में जो लियन था, वो ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो जाएगा। ओके, तो ये रूल है। An undertaking to abide by his condition may be taken from him at the time of forwarding of his application to other department or offices। तो आपको अंडरटेकिंग देना है। राइट, ये पूरा क्लियरली आपको बताया। चलो नेक्स्ट पार्ट को चलेंगे। यहां पर एक्सेप्शनल केसेस दिया है। In exceptional cases may be when the government servant is not confirmed in the department or office where he has joined within a period of 2 years. In such cases, he may be permitted to retain the lien in the parent department or office for 1 more year। अभी मैं बता चुका हूँ, यदि 2 years प्रेजेंट पोस्ट में जो न्यू डिपार्टमेंट है और आपका जो न्यू पोस्ट है उसमें 2 years में प्रोबेशन क्लियर नहीं हुआ,
और 1 ईयर एक्सटेंड कर दिया गया, तो उस केस में आप फिर पेरेंट डिपार्टमेंट को अप्रोच करोगे कि यहाँ पर मेरा प्रोबेशन क्लियर नहीं हुआ और यहाँ पर प्रोबेशन पीरियड को 1 ईयर एक्सटेंड कर दिया गया, तो मेरा लियन पीरियड को भी एक्सटेंड कर दिया जाए। ठीक है, ये सब एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस में होता है और वहाँ पर भी आपको एक अंडरटेकिंग देना पड़ेगा, फ्रेश अंडरटेकिंग। व्हाइल ग्रांटिंग सच परमिशन, ए फ्रेश अंडरटेकिंग सिमिलर टू द वन इंडिकेटेड अबव मे बी टेकन फ्रॉम द एम्प्लॉय। तो व्हाइल ग्रांटिंग सच परमिशन, फिर आपको एक फ्रेश अंडरटेकिंग देना चाहिए। किसको? ना, पेरेंट डिपार्टमेंट को। ठीक है, ये अंडरटेकिंग भी पेरेंट डिपार्टमेंट को देना चाहिए, क्योंकि पेरेंट डिपार्टमेंट को आपको इन्फॉर्म करना है कि मेरा न्यू पोस्ट में प्रोविजन क्लियर नहीं हुआ 2 ईयर्स में और 1 ईयर एक्सटेंड कर दिया गया और मेरा जो लीन पीरियड था उसको 1 ईयर एक्सटेंड कर दिया जाए। तो आपको फ्रेश अंडरटेकिंग देना पड़ेगा पेरेंट डिपार्टमेंट को, राइट। तो बेसिकली आपको याद रखना है जो लियन पीरियड रहेगा वो बेसिकली 2 ईयर्स और एक्सेप्शनल केसेस में वो 3 ईयर्स होगा, राइट। नेक्स्ट वन, टाइमली एक्शन शुड बी टेकन टू एंश्योर एक्सटेंशन और रेजिग्नेशन और रिवर्सन ऑफ द एम्प्लॉय टू देयर पेरेंट कैडर्स ऑन कंप्लीशन ऑफ द प्रेस्क्राइब्ड पीरियड ऑफ 2 to 3 ईयर्स इन केसेस वेयर एम्प्लॉइज डू नॉट रेस्पॉन्ड टू। तो फर्स्ट जो है टाइमली एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि जो प्रेजेंट पोस्ट है वहां पर जब प्रोबेशन क्लियर हो जाएगा, आपका न्यू पोस्ट में जब आपको कन्फर्मेशन मिल जाएगा, न्यू पोस्ट में जब आप परमानेंट हो जाओगे, आपका प्रोबेशन क्लियर हो जाएगा, तब ऑटोमेटिकली आप जो लियन लिए थे जो प्रीवियस पोस्ट में वो टर्मिनेट हो जाएगा। तो वहां पर आपका रास्ता बंद हो जाएगा जो पेरेंट डिपार्टमेंट का पोस्ट को रिटर्न करने के लिए। आप रिवर्ट नहीं कर सकते। एक बार आपका न्यू पोस्ट में जब 2 ईयर्स खत्म होने के बाद जब आपका प्रोबेशन क्लियर हो जाएगा न्यू पोस्ट में, तब ऑटोमेटिकली आप जो लियन लिया था जो प्रीवियस पोस्ट में, जो पेरेंट डिपार्टमेंट का पोस्ट में, वो ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो जाएगा। आप फिर रिवर्ट नहीं कर सकते प्रीवियस पोस्ट को, कि पेरेंट डिपार्टमेंट का पोस्ट को आप रिवर्ट नहीं कर सकते। तो वैसे ही 3 ईयर्स, 2 to 3 ईयर्स, तो टाइमली एक्शन शुड बी टेकन। तो टाइमली एक्शन चाहिए। यहां पर जो सेंट्रल बेसिकली डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग DOPT ऑर्डर के हिसाब से टाइमली एक्शन होना चाहिए। टाइमली एक्शन क्या है? जब यदि उसका न्यू पोस्ट में प्रोबेशन क्लियर हो जाता है तो उसका जो न्यू डिपार्टमेंट है, जब कंसर्न एम्प्लॉय का पोस्ट को वो परमानेंट कर देता है, ऑटोमेटिकली वो इन्फॉर्म करना है उसको, उसका पेरेंट डिपार्टमेंट को, कि यहां पर उसका पोस्ट कंफर्म हो गया। वो उसको इन्फॉर्म करना है पेरेंट डिपार्टमेंट को। तब पेरेंट डिपार्टमेंट क्या करेगा ना, ऑटोमेटिकली उसका जो लियन लिया था वो उसका प्रीवियस पोस्ट के ऊपर वो ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो जाएगा। तो इसको टाइमली एक्शन लेना चाहिए। वैसे ही यदि एक्सटेंशन होगा, यदि कंसर्न एम्प्लॉय का प्रोबेशन पीरियड को 1 ईयर एक्सटेंशन कर दिया जाएगा, तभी भी उसका जो न्यू डिपार्टमेंट है वो इन्फॉर्म करेगा उसका पेरेंट डिपार्टमेंट को कि जो कंसर्न एम्प्लॉय आपका लियन लेकर आया था, अभी उसका 2 ईयर्स में प्रोबेशन क्लियर नहीं हुआ और 1 ईयर उसका प्रोबेशन को एक्सटेंड कर दिया गया, तो वो इन्फॉर्म करेगा उसका पेरेंट डिपार्टमेंट को। और यहां पर भी कंसर्न एम्प्लॉय वो भी उसका पेरेंट डिपार्टमेंट को अंडरटेकिंग, फ्रेश अंडरटेकिंग दे देगा कि यहां पर मेरा प्रोबेशन पीरियड, इसी एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में मेरा प्रोबेशन पीरियड को और 1 ईयर एक्सटेंड कर दिया गया, तो इसीलिए मेरा लियन पीरियड को 1 ईयर एक्सटेंड कर दिया जाए। तो ये टाइमली एक्शन। इन केसेस वेयर एम्प्लॉइज डू नॉट रेस्पॉन्ड टू इंस्ट्रक्शंस, suitable action should be initiated against them for violating the agreement or undertaking given by them as per जो फर्स्ट 2 बिट्स I and II above and for termination of their lien। यदि उसको एम्प्लॉय एक्चुअली वो जो इंस्ट्रक्शंस है वो उसको ठीक से फॉलो नहीं करता है, तब सुइटेबल एक्शन होगा, क्योंकि वो वायोलेट कर रहा है, जो रूल्स है उसको वायोलेट कर रहा है और जो एग्रीमेंट, जो अंडरटेकिंग वो दिया है उसको वायोलेट कर रहा है। तो इसमें क्या होगा, उसका अल्टीमेटली क्या किया जाएगा ना, उसका जो पेरेंट डिपार्टमेंट का पोस्ट से वो लियन लिया था वो उसको टर्मिनेट कर दिया जाएगा। तो एक्चुअली यही रूल है। जब आप लियन लेकर जा रहे हो, टेक्निकल रेजिग्नेशन दे दिया, आप पेरेंट डिपार्टमेंट से लियन लेकर जा रहे हो, वहां पर आप अंडरटेकिंग दे दिया कि 2 ईयर्स के अंदर मैं मेरा पेरेंट डिपार्टमेंट का पोस्ट को रिवर्ट कर सकता हूं, यही तो रूल है। मगर जब 2 ईयर्स वहां पर न्यू पोस्ट में आपका प्रोबेशन खत्म हो गया और वहां पर आपका न्यू पोस्ट कन्फर्म हो गया, तो ऑटोमेटिकली आपका जो पेरेंट डिपार्टमेंट का पोस्ट है उसमें आपका जो लियन पीरियड वो टर्मिनेट हो जाएगा और आपका पेरेंट डिपार्टमेंट का पोस्ट को आप रिवर्ट नहीं कर सकते। यदि कुछ इंस्ट्रक्शंस को आप वायोलेट करते हो तो वहां पर आपके ऊपर सुइटेबल एक्शन होगा। ये क्लियरली मेंशन किया गया, देखिए यहाँ पर सुइटेबल एक्शन होगा
और ऑटोमेटिकली आपका जो पेरेंट डिपार्टमेंट का पोस्ट में जो लियन था तो उसको लियन को टर्मिनेट कर दिया जाएगा। एडिक्वेट अपॉर्चुनिटी, इसके पहले एडिक्वेट अपॉर्चुनिटी में हाउएवर बी गिवन टू द ऑफिसर प्रायर टू सच कंसिडरेशन, ये सब होने से पहले कंसर्न एम्प्लॉय को एडिक्वेट अपॉर्चुनिटी दिया जाएगा। ऑटोमेटिकली उसका लियन पीरियड को ऐसे, क्योंकि सपोज वो न्यू पोस्ट में चला गया, न्यू पोस्ट में उसका कंफर्मेशन नहीं है, 2 इयर्स में उसका 2 इयर्स प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट हो गया, क्योंकि बेसिकली वो 2 इयर्स के लिए वो लियन लेकर आया था पेरेंट डिपार्टमेंट से, और न्यू पोस्ट में उसका प्रोबेशन क्लियर नहीं हुआ 2 इयर्स में, और ऑटोमेटिकली उसका पेरेंट डिपार्टमेंट में उसका जो पोस्ट प्रीवियस पोस्ट के ऊपर जो लियन था वो टर्मिनेट हो गया, और यहाँ पर न्यू पोस्ट में उसका जो पोस्ट है वो प्रोबेशन कंफर्म नहीं हुआ, तो वो कहीं का नहीं रह जाएगा, क्या करेगा वो? ठीक है, तो ये सब चीज आ जाता है। तो ऑटोमेटिकली आपको क्या करना है, जब भी आपका प्रोबेशन को एक्सटेंड किया जाता है तो तब इमीडिएटली आपको आपका पेरेंट डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करना है, और आपका जो प्रेजेंट डिपार्टमेंट है उसको भी इन्फॉर्म करना है कि मेरा पेरेंट डिपार्टमेंट को आप इन्फॉर्म कर दो कि मेरा प्रोबेशन पीरियड 1 ईयर एक्सटेंड कर दिया गया। तो आपको एक फ्रेश अंडरटेकिंग आपका पेरेंट डिपार्टमेंट को आपको देना है, और फ्रेश अंडरटेकिंग में आपको मेंशन करना है कि मेरा जो लियन पीरियड में 2 इयर्स के लिए मैं लेकर आया था, और यहाँ पर मेरा प्रोबेशन पीरियड एक्चुअली 2 इयर्स में क्लियर नहीं हुआ, अभी 1 ईयर एक्सटेंड कर दिया गया, तो मेरा लियन पीरियड को 1 ईयर एक्सटेंड कर दिया जाए। यहाँ पर कोई गड़बड़ी होता है, कोई रूल्स को वायोलेट किया जाता है, तो उस केस में क्या होगा, ऑटोमेटिकली उसका पेरेंट डिपार्टमेंट पोस्ट को टर्मिनेट कर दिया जाएगा, मगर यहाँ पर एडिक्वेट अपॉर्चुनिटी दिया जाएगा एम्प्लॉय को, राइट। तो नेक्स्ट पार्ट को चलेंगे। टेम्पोररी गवर्नमेंट सर्वेंट में बार बार बताया कि परमानेंट एम्प्लॉय जिनका प्रोबेशन क्लियर हो चुका है तब उसका पोस्ट के ऊपर लियन क्रिएट होगा। आप प्रोबेशन में हो, प्रोबेशन में एक पोस्ट में हो और आप अदर डिपार्टमेंट जाना चाहते हो, आप लियन लेकर नहीं जा सकते, क्योंकि यहां पर आपका जो पेरेंट डिपार्टमेंट का जो पोस्ट है उसमें आपका प्रोबेशन क्लियर नहीं हुआ है। तो जो टेम्पररी गवर्नमेंट सर्वेंट है वो रेजिग्नेशन देता है, और रेजिग्नेशन देकर यदि वो न्यू डिपार्टमेंट को जाता है वहां पर उसको लियन का फैसिलिटी नहीं मिलेगा, टेम्पररी गवर्नमेंट सर्वेंट को नहीं मिलेगा। वही है, टेम्पररी गवर्नमेंट सर्वेंट्स विल बी रिक्वायर्ड टू सीव कनेक्शंस विद द गवर्नमेंट इन केस ऑफ देयर सिलेक्शन फॉर आउटसाइड पोस्ट, नो लियन विल बी रिटेन्ड इन सच केसेस। उनको लियन फैसिलिटी नहीं मिलेगा टेम्पररी गवर्नमेंट सर्वेंट को, राइट। चलो नेक्स्ट वन, टर्मिनेशन ऑफ लियन के ऊपर है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ए गवर्नमेंट सर्वेंट्स लियन ऑन ए पोस्ट मे इन नो सर्कमस्टांसेस बी टर्मिनेटेड विथ हिज कंसेंट इफ द रिजल्ट विल बी टू लीव हिम विदाउट लियन अपॉन ए परमानेंट पोस्ट। कभी कभी क्या है कि आप न्यू पोस्ट में चला गया और न्यू पोस्ट आप कंफर्मेशन नहीं हुआ, 2 इयर्स में आपका न्यू पोस्ट कंफर्मेशन नहीं हुआ, और आपका पेरेंट डिपार्टमेंट क्या किया, आपका कंसेंट लेकर आपका जो पोस्ट के ऊपर जो लियन था वो उसको टर्मिनेट कर दिया। इट मीन्स आप पेरेंट डिपार्टमेंट का पोस्ट को आप रिवर्ट नहीं कर सकते, तो वहां पर जो न्यू पोस्ट में आपका कंफर्मेशन नहीं हुआ तो यहां पर तो प्रॉब्लम हो जाएगा ना, यहां पर वो एम्प्लॉय क्या करेगा। इसीलिए अकॉर्डिंग टू द डीओपीटी ऑर्डर, ओके, अकॉर्डिंग टू द डीओपीटी ऑर्डर कि आफ्टर द कंसेंट ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट ऑल्सो द पेरेंट डिपार्टमेंट cannot terminate the lien, ओके, माने कंसेंट ले लेगा, कंसेंट लेकर उसका माने उसको इट मीन्स लियन को वो टर्मिनेट नहीं कर सकता, क्योंकि उसका न्यू पोस्ट में अभी प्रोबेशन क्लियर नहीं हुआ है, न्यू पोस्ट में उसका कंफर्मेशन नहीं हुआ है, तो आपका कंसेंट लेकर पेरेंट डिपार्टमेंट ने इट मीन्स लियन को टर्मिनेट नहीं कर सकता। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि न्यू पोस्ट में आपका कंफर्मेशन नहीं हुआ और 2 इयर्स कंप्लीट हो गया, और वहां पर आप जो लियन लेकर आए थे वो आपका पेरेंट डिपार्टमेंट आपका कंसेंट लेकर क्या किया ना, वो आपका लियन पीरियड को खत्म कर दिया, टर्मिनेट कर दिया, तो आप तो आपका पेरेंट डिपार्टमेंट का पोस्ट को आप रिटर्न नहीं कर सकते। तो इस केस में आप क्या करोगे, आपका न्यू पोस्ट में भी प्रोबेशन क्लियर नहीं हुआ, तो ये नहीं हो सकता। तो कंसेंट लेकर भी आपका वो लियन पीरियड को टर्मिनेट नहीं कर सकता। क्या है, जब तक आपका प्रेजेंट पोस्ट, जब तक आपका जो प्रेजेंट पोस्ट है उसमें प्रोबेशन इट मीन्स क्लियर नहीं हुआ है, तब तक आपका जो पेरेंट जो डिपार्टमेंट का जो पोस्ट था उसके ऊपर लियन बना रहेगा।
जब आपका प्रेजेंट पोस्ट में आपका प्रोबेशन क्लियर हो जाएगा, आपका जो प्रेजेंट पोस्ट में आपको अप्रूव मिल गया, तब आपका पेरेंट डिपार्टमेंट का पोस्ट के ऊपर जो लियन था वो लियन पीरियड को टर्मिनेट किया जाएगा। ये रूल है, यही दिया गया है। और आप देखिए जो नेक्स्ट है, अनलेस हिज लियन इज ट्रांसफर्ड ए गवर्नमेंट सर्वेंट होल्डिंग सब्सटेंटिवली ए परमानेंट पोस्ट रिटेन्स लियन ऑन दैट पोस्ट। ये वही क्लियरली मेंशन किया उसी चीज को कि जब तक आपका न्यू पोस्ट में प्रोबेशन क्लियर नहीं हुआ है तब तक आपका पेरेंट डिपार्टमेंट का पोस्ट के ऊपर लियन बना रहेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आपका प्रेजेंट पोस्ट में प्रोबेशन क्लियर हो जाएगा और आपका पोस्ट को अप्रूव कर दिया जाएगा और फाइनली आप न्यू पोस्ट में परमानेंट बन जाओगे, तब क्या होगा, आपका लियन ट्रांसफर कर दिया ऑटोमेटिकली, जो पेरेंट डिपार्टमेंट का पोस्ट से न्यू डिपार्टमेंट का पोस्ट को लियन को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो इट मींस आपका पेरेंट डिपार्टमेंट पोस्ट जो प्रीवियस पोस्ट के ऊपर जो लियन था वो टर्मिनेट हो जाएगा। और ऐसे टर्मिनेट नहीं होगा। कभी कभी कंफ्यूजन होते हैं, आप क्वेश्चन पूछ सकते हो कि 2 इयर्स के लिए मैं लियन लेकर आया और यहां पर मेरा प्रोबेशन खत्म नहीं हुआ और मेरा जो पेरेंट डिपार्टमेंट मेरा कंसेंट लेकर मेरा जो प्रीवियस पोस्ट के ऊपर जो लियन था उसको खत्म कर दिया, मैं अभी क्या करूंगा, क्योंकि प्रेजेंट पोस्ट मेरा अभी कंफर्मेशन नहीं है और मैं मेरा पेरेंट डिपार्टमेंट को रिटर्न नहीं कर सकता क्योंकि मेरा 2 इयर्स कंप्लीट हो गया और वहां पर लियन पीरियड खत्म हो गया। ये नहीं होगा। अभी जो डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग का जो ऑर्डर है, डीओपीटी ऑर्डर है, जब तक आपका प्रेजेंट पोस्ट में आपको कंफर्मेशन ना मिल जाए तब तक आपका लियन बना रहेगा पेरेंट पोस्ट में। जब आपका पोस्ट कंफर्मेशन हो जाएगा प्रेजेंट पोस्ट में, तब आपका लियन को ट्रांसफर कर दिया जाएगा, पेरेंट डिपार्टमेंट का पोस्ट से न्यू डिपार्टमेंट का पोस्ट को ट्रांसफर कर दिया जाएगा और पेरेंट डिपार्टमेंट का पोस्ट जो प्रीवियस पोस्ट था जो उसके ऊपर लियन था उसको टर्मिनेट कर दिया जाएगा। क्लियर, समझ में आया? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो नेक्स्ट पार्ट को चलेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट 2 पार्ट है। इट विल नॉट बी करेक्ट टू डिनाई ए गवर्नमेंट सर्वेंट लियन टू ए पोस्ट he was holding substantively on the plea that he had not requested for retention of lien while submitting his technical resignation or to relieve such a government servant with a condition that no lien will be retained। यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट चीज क्या है, कभी कभी क्या है, जो आपका पेरेंट डिपार्टमेंट ये बोल रहा है कि जब एम्प्लॉय टेक्निकल रेजिग्नेशन दिया तब उस समय वो लियन अप्लाई नहीं किया, इसीलिए उसका लियन को वो रिटर्न इट मींस रिटर्न नहीं कर सकता और वो पेरेंट डिपार्टमेंट को रिवर्ट नहीं कर सकता विद इन 2 इयर्स। ये पेरेंट डिपार्टमेंट बोल रहा है, मगर ये नहीं होगा। अभी जो रूल है, जो डीओपीटी ऑर्डर है, ये नहीं होगा। कभी कभी क्या है, कॉन्सर्न एम्प्लॉय टेक्निकल रेजिग्नेशन लेकर जा रहा है और वो लियन के लिए अप्लाई नहीं किया, वो टेक्निकल रेजिग्नेशन देकर न्यू पोस्ट में ज्वाइन किया, न्यू डिपार्टमेंट को चला गया और फिर भी वो 2 इयर्स के अंदर चाहता है मेरा पेरेंट डिपार्टमेंट का पोस्ट को मैं रिटर्न कर जाऊं, वो रिटर्न कर सकता है। ठीक है, तो ये पेरेंट डिपार्टमेंट यही नहीं बोल सकता कि जब एम्प्लॉय टेक्निकल रेजिग्नेशन दिया तब वो लियन के लिए अप्लाई नहीं किया तो इसीलिए उसको लियन नहीं मिला, तो वो जब 2 इयर्स के अंदर मेरा डिपार्टमेंट को वो रिटर्न नहीं कर सकता। ये नहीं बोल सकता। कभी कभी क्या है, टेक्निकल रेजिग्नेशन के टाइम में वो लियन अप्लाई नहीं किया, न्यू पोस्ट में ज्वाइन किया, मगर विद इन 2 ईयर सपोज न्यू पोस्ट उसको अच्छा नहीं लगा, जो न्यू ड्यूटी था वो अच्छा नहीं लगा, तो वो पेरेंट डिपार्टमेंट को रिटर्न करने के लिए चाह रहा है और वो कर सकता है, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं। तो पेरेंट डिपार्टमेंट मना नहीं करेगा कि आप टेक्निकल रेजिग्नेशन जब दिया तब उस टाइम में आप लियन के लिए अप्लाई नहीं किया, ये बोल नहीं सकता। क्लियर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्या है, कभी कभी क्या है, जब आपको आपका पेरेंट डिपार्टमेंट रिलीव कर देता है, ठीक है, और देखिए नेक्स्ट पॉइंट, और टू रिलीव सच ए गवर्नमेंट सर्वेंट विद ए कंडीशन दैट नो लियन विल बी रिटेन्ड। कभी कभी क्या है ना, जब आपका पेरेंट डिपार्टमेंट का वो रिलीव करता है, रिलीव ऑर्डर में क्लियरली मेंशन कर देता है कि यहां पर उसको वो जो न्यू पोस्ट को जा रहा है वहां पर वो लियन लेकर नहीं जा रहा है। जब आपको रिलीव कर दिया, जब आपका बेसिकली पेरेंट डिपार्टमेंट आपको रिलीव किया, तब रिलीव ऑर्डर में सपोज ये मेंशन कर दिया कि उसको जो लियन फैसिलिटी है वो लियन फैसिलिटी अवेल नहीं कर सकता। ओके, ये नहीं हो सकता है, क्योंकि कभी कभी क्या है, ये हम कंफ्यूजन में होते हैं। कभी कभी हम लियन के लिए अप्लाई नहीं किया और न्यू पोस्ट में ज्वाइन कर लिया, ठीक है, और हम 2 इयर्स के अंदर रिटर्न कर सकते हैं क्योंकि ये हमारा राइट है। मैं आप बार बार बताया, बेसिकली लियन इट इज ए टाइटल, इट इज ए राइट ऑफ द गवर्नमेंट एम्प्लॉय टू होल्ड ए पोस्ट, एंड वो 2 इयर्स के अंदर वो रिटर्न कर सकता है। उसका
पेरेंट डिपार्टमेंट का पोस्ट को कोई मना नहीं कर सकता। ऐसे पेरेंट डिपार्टमेंट ये नहीं कर सकता कि टेक्निकल रेजिग्नेशन टाइम में वो लियन अप्लाई नहीं किया, उसके लिए वो हमारा डिपार्टमेंट को रिटर्न नहीं कर सकता। क्यों ये नहीं बोल सकता कि हाँ हम उसका रिलीव ऑर्डर में ये लिख दिया कि वो उसको इट मीन्स लियन का फैसिलिटी वो नहीं लिया, वो लियन का फैसिलिटी को रिटर्न नहीं कर सकता, अवेल नहीं कर सकता। हम रिलीव ऑर्डर में ये मेंशन कर चुके हैं, इसीलिए वो रिटर्न नहीं करेगा जो हमारा डिपार्टमेंट में, ये नहीं हो सकता। इट विल नॉट बी करेक्ट टू डिनाई गवर्नमेंट सर्वेंट। गवर्नमेंट सर्वेंट को मना नहीं कर सकते क्योंकि ये राइट है। ये आपको याद रखना चाहिए, क्योंकि बहुत एम्प्लॉइज ये कंफ्यूजन होते कि मैं लियन नहीं लिया तो मेरा लियन पीरियड, मुझे लियन का फैसिलिटी नहीं मिलेगा, कि मेरा पेरेंट डिपार्टमेंट ने मुझे रिलीव ऑर्डर में लिख दिया कि आपको कोई लियन फैसिलिटी नहीं मिला है। ऐसा कुछ नहीं है। चाहे आप लियन अप्लाई करो कि ना करो, आप 2 ईयर्स के अंदर आपका पेरेंट डिपार्टमेंट को रिटर्न कर सकते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। नेक्स्ट वन, ए गवर्नमेंट एम्प्लॉई lien on a post shall stand terminated on his acquiring a lien on a permanent post whether under central government or state government outside of the cadre of which he is born। ये तो बहुत कॉमन चीज है। जब आपका न्यू पोस्ट में आपका प्रोबेशन क्लियर हो जाएगा, जब आपका न्यू पोस्ट में प्रोबेशन क्लियर हो जाएगा और जब आप न्यू पोस्ट में आप परमानेंट बन जाओगे तो ऑटोमेटिकली आपका जो पेरेंट डिपार्टमेंट पोस्ट में जो लियन था वो ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो जाएगा। और यहां पर न्यू पोस्ट में जब आपका इट मीन्स प्रोबेशन क्लियर हो गया, तब जो लियन था वो आपका पेरेंट डिपार्टमेंट पोस्ट से न्यू पोस्ट को ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। और आप उसके बाद आप पेरेंट डिपार्टमेंट को रिटर्न नहीं कर सकते, क्योंकि पेरेंट डिपार्टमेंट का पोस्ट में लियन ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो गया, क्योंकि आपका जो न्यू पोस्ट ऑटोमेटिकली उसका प्रोबेशन क्लियर हो गया, राइट। तो वही चीज दिया है, सेकेंड पॉइंट क्लियर। चलो नेक्स्ट है द राइट ऑफ लियन सब्जेक्ट टू कंडीशन। द जूनियर मोस्ट पर्सन इन द कैडर विल बी लाइबल टू बी रिवर्टेड टू द लोअर पोस्ट और सर्विस और कैडर इफ एट एनी टाइम द नंबर ऑफ पर्सन सो एंटाइटल्ड इज मोर देन द पोस्ट अवेलेबल इन दैट कैडर और सर्विस। उसके ऊपर थोड़ा मैं बता रहा हूं। सपोज आप लियन लेकर चला गया न्यू पोस्ट में और आपका पेरेंट डिपार्टमेंट पोस्ट में और कोई जूनियर को प्रमोट कर दिया गया। जब आप 2 ईयर्स के अंदर फिर आप पेरेंट डिपार्टमेंट का पोस्ट को आप रिटर्न करते हो, तो जो जूनियर एम्प्लॉय को प्रमोट किया गया था आपका पोस्ट में, उसको फिर रिवर्ट बैक कर दिया जाएगा उसका पोस्ट को। ये याद रखना है। और एक बार बता रहा हूं, जब आप लियन लेकर न्यू पोस्ट को चला गया तब आपका पोस्ट वैकेंट रहा, तो उसमें सपोज कोई जूनियर आपका जूनियर, ठीक है, एम्प्लॉय को प्रमोट कर दिया गया आपका पोस्ट में, ठीक है। आपका जो हायर पोस्ट में आप गए थे, सपोज आपको कंफर्ट नहीं लगा कि आप हायर पोस्ट आपको सुइटेबल नहीं लगा, आप फिर आपका जो प्रीवियस पोस्ट था आप रिटर्न करना चाहते हो। आप जब रिटर्न कर जाओगे ऑटोमेटिकली आपका पोस्ट में जो जूनियर को प्रमोट किया गया था फिर उसको रिवर्ट बैक कर दिया जाएगा। तो वही चीज है, द जूनियर मोस्ट पर्सन इन द कैडर विल बी लाइबल टू बी रिवर्टेड टू द लोअर पोस्ट और सर्विस और कैडर इफ एट एनी टाइम द नंबर ऑफ पर्सन सो एंटाइटल्ड इज मोर देन द पोस्ट अवेलेबल इन दैट कैडर और सर्विस। कभी कभी लियन लेकर सब हायर पोस्ट में चले जाते हैं। हायर पोस्ट में जब एम्प्लॉइज हायर पोस्ट में चले गए लियन लेकर, तब उनका जो प्रीवियस पोस्ट था उसको फिलअप कर दिया गया, क्योंकि प्रमोट उनका जो जूनियर्स है उनको प्रमोट कर दिया गया उनका पोस्ट में। मगर जब हायर पोस्ट में जब एम्प्लॉइज वो उनको कंफर्ट नहीं लगा कि वो जो वर्क है, जो ड्यूटीज़ है उनको सुइटेबल नहीं लगा, वो फिर चाहते हैं कि हम हमारा प्रीवियस पोस्ट को रिटर्न कर जाएंगे। आप जब रिटर्न आ जाओगे तो हम ऑटोमेटिकली यदि जितना इट मीन्स ये है, इफ एट एनी टाइम द नंबर ऑफ पर्सन सो एंटाइटल्ड इज मोर देन द पोस्ट अवेलेबल इन दैट कैडर और सर्विस। आप जितना रिटर्न करना चाहते हो आपका प्रीवियस पोस्ट में, तब उसको देखा जाएगा कि कितना जूनियर्स को प्रमोट कर दिया गया है। सब आप ज़्यादा हो जाएंगे तो तब ऑटोमेटिकली कुछ जूनियर्स को फिर उनका जो लोअर पोस्ट था उसको रिवर्ट कर दिया जाएगा। तो आपको यहाँ पर याद रखना है, जब आप लियन लेकर जाते हो तो आपका पोस्ट वैकेंट होता है और कोई जूनियर्स को प्रमोट कर दिया जाता है, और आप 2 ईयर्स के अंदर आप जब रिटर्न कर जाते हो आपका प्रीवियस पोस्ट को, तब आपका जो जूनियर को दिया गया है, प्रमोट किया गया है, उसको फिर रिवर्ट बैक कर दिया जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। नो लियन ऑफ ए गवर्नमेंट सर्वेंट विल बी रिटेन्ड where a government servant has proceeded on immediate absorption basis to a post or service outside his service or cadre or post in the government
आफ्टर कंप्लीशन ऑफ प्रोबेशन इन नेक्स्ट पोस्ट लियन विल नॉट बी रिटेन्ड इन द पेरेंट पोस्ट। तो ऑटोमेटिकली जब गवर्नमेंट सर्वेंट एक हायर पोस्ट में इमीडिएटली ऑब्जर्व हो जाता है, वही दिया है अदर आउटसाइड डिपार्टमेंट में वेयर ए गवर्नमेंट सर्वेंट हैज प्रोसीडेड ऑन इमीडिएट ऑब्जर्वेशन बेसिस टू पोस्ट और सर्विस आउटसाइड हिज सर्विस और कैडर और पोस्ट इन द गवर्नमेंट। तो यदि वो ऑब्जर्वेशन के लिए कोई एप्लीकेशन डाला और उसका सिलेक्शन हो गया और इमीडिएटली अदर कैडर और अदर डिपार्टमेंट में उसको ऑब्जर्व कर दिया गया, जब उसका न्यू पोस्ट में उसका प्रोबेशन खत्म हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली उसका जो प्रीवियस पोस्ट था उसके ऊपर जो लियन को टर्मिनेट कर दिया जाएगा। सिमिलरली फॉरेन सर्विस में और डेपुटेशन में जैसे 5 ईयर्स होता है फॉरेन सर्विस और डेपुटेशन, और 5 ईयर्स को एक्सटेंड करके सपोज 7 ईयर्स कर दिया जाता है, और ये पीरियड 5 ईयर्स की 7 ईयर्स ये पीरियड खत्म हो जाता है। खत्म हो जाने के बाद ऑटोमेटिकली आप जो आपका जो प्रीवियस पोस्ट में जो आप लियन लेकर गए थे वो ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो जाएगा। तो वही है ऑन फॉरेन सर्विस और डेपुटेशन बियॉन्ड द मैक्सिमम लिमिट। मैं मैक्सिमम लिमिट के बारे में बताया। सपोज आप फॉरेन सर्विस में चला गया 5 ईयर्स के लिए, कि डेपुटेशन में चला गया 5 ईयर्स के लिए, कि उसको एक्सटेंड कर दिया गया अप टू 7 ईयर्स, और ये तो है एक्चुअली लिमिट है। मगर लिमिट के बाद जो आप पीरियड एक्चुअली स्पेंड किया फॉरेन सर्विस में डेपुटेशन में वो 5 ईयर्स और 7 ईयर्स से ज़्यादा हो गया, तो ऑटोमेटिकली आपका जो प्रीवियस पोस्ट था जो उसके ऊपर लियन था वो ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो जाएगा। और ये जो 5 ईयर्स और एक्सटेंड कर गया 7 ईयर्स उसके अंदर आप रिटर्न कर जाते हो तो ऑटोमेटिकली आप बेसिकली आपका लियन बना रहेगा आपका पोस्ट में। वही दिया है ऑन फॉरेन सर्विस और डेपुटेशन बियॉन्ड द मैक्सिमम लिमिट एडमिसिबल अंडर द ऑर्डर्स ऑफ द गवर्नमेंट इशूड फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो गवर्नमेंट इस ऑर्डर इशू करता है और ऑटोमेटिकली क्या होता है, आप फॉरेन सर्विस में चले गए और डेपुटेशन में चले गए और गवर्नमेंट का परमिशन से और 5 ईयर्स और 7 ईयर्स उससे ज़्यादा आपका पीरियड एक्सटेंड हो गया तो ऑटोमेटिकली आपका प्रीवियस पोस्ट में जो इट मीन्स लियन था वो लियन पीरियड क्या होगा, टर्मिनेट हो जाएगा। टर्मिनेट हो जाएगा मीन्स आप फिर आपका पेरेंट डिपार्टमेंट का पोस्ट को आप रिटर्न नहीं कर सकते। तो इसीलिए विद इन लिमिट जो गवर्नमेंट परमिशन दिया है जिस दिन के लिए जितना ईयर्स के लिए फॉरेन सर्विस और डेपुटेशन में, उसी ड्यूरेशन के अंदर आपका जो पेरेंट डिपार्टमेंट का पोस्ट को और जो प्रीवियस पोस्ट था आप रिटर्न कर सकते हो, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं। ये तो फॉरेन सर्विस और डेपुटेशन में यही होता है, ओके। मगर वहाँ पर गवर्नमेंट परमिशन से होता है, मगर बियॉन्ड गवर्नमेंट जितना टाइम परमिशन दिया है, जितना ड्यूरेशन परमिशन दिया है, आप उससे ज़्यादा स्पेंड कर लिया सपोज फॉरेन सर्विस में और डेपुटेशन में, ऑटोमेटिकली यहाँ पर आपका जो पेरेंट डिपार्टमेंट का जो पोस्ट था उसके ऊपर लियन था उसको टर्मिनेट कर दिया जाएगा। कुछ क्वेश्चंस हम देखेंगे। इफ एनी एम्प्लॉई गोज ऑन इमीडिएट ऑब्जर्वेशन बेसिस टू अनदर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन बट ही केप्ट ऑन प्रोबेशन, इन दिस केस वेदर हिज लियन विल बी मेंटेन इन पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो ये है बहुत कॉमन क्वेश्चन है। आपको सपोज अदर डिपार्टमेंट में कोई अदर ऑर्गेनाइजेशन में आपको ऑब्जर्व कर दिया गया, आप अभी न्यू पोस्ट में प्रोबेशन में हो, क्या आपका पेरेंट डिपार्टमेंट का पोस्ट में लियन बना रहेगा कि नहीं? लियन बना रहेगा, क्योंकि आपका न्यू पोस्ट में प्रोबेशन क्लियर नहीं हुआ है। जब तक न्यू पोस्ट में प्रोबेशन क्लियर नहीं हुआ है तब तक आपका पेरेंट डिपार्टमेंट का पोस्ट में लियन बना रहेगा। जब आपका न्यू पोस्ट में आपका प्रोबेशन क्लियर हो जाएगा, जब न्यू पोस्ट में आपका कंफर्म हो जाएगा, ऑटोमेटिकली आपका पेरेंट डिपार्टमेंट का पोस्ट में जो लियन पीरियड था वो टर्मिनेट हो जाएगा और आपका पेरेंट डिपार्टमेंट पोस्ट को आप रिवर्ट नहीं कर सकते, रिटर्न नहीं कर सकते। वही दिया है। इफ द एम्प्लॉय गोज ऑन इमीडिएट ऑब्जर्वेशन बेसिस but he has been kept on probation means he has not been confirmed, hence his lien will be maintained in parent organization। जब तक immediately आप अदर ऑर्गेनाइजेशन में आपका ऑब्जर्व हो गया, आप प्रोबेशन में हो, आपका प्रोबेशन क्लियर नहीं हुआ है, आपका प्रोबेशन कंफर्म नहीं हुआ है, जब तक कंफर्मेशन आपका न्यू पोस्ट में कंफर्मेशन प्रोबेशन नहीं हुआ है, प्रोबेशन क्लियर नहीं हुआ है, तब तक आपका पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन का पोस्ट में आपका लियन बना रहेगा, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, इफ एनी एम्प्लॉई गोज टू अनदर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन आफ्टर टेक्निकल रेजिग्नेशन बट ही केप्ट ऑन प्रोबेशन एंड ही वांट टू रिटर्न टू हिज प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन, व्हाट विल बी द सर्विस सिनारियो आफ्टर रिटर्निंग टू द प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन। वो ये दिया है कि आप टेक्निकल रेजिग्नेशन देकर आप अदर डिपार्टमेंट को चला गया, न्यू पोस्ट को चला गया, अभी न्यू पोस्ट में आप प्रोबेशन में हो,
मगर अभी आप ये डिसाइड किया कि मेरा जो पेरेंट डिपार्टमेंट का पोस्ट, जो मेरा प्रीवियस पोस्ट को मैं रिटर्न करना चाहता हूँ। सपोज आप रिटर्न कर लिया, आपका पेरेंट डिपार्टमेंट का पोस्ट को रिटर्न कर लिया, तब वहाँ पर जो सर्विस सिनेरियो कैसे होगा, क्या क्या फैसिलिटीज़ आपका बना रहेगा कि नहीं, समझ में आया। आप टेक्निकल रेजिग्नेशन देकर न्यू डिपार्टमेंट को चले गए, ठीक है, और विद इन 2 ईयर्स आप ये डिसाइड किया कि मेरा प्रीवियस पोस्ट को मैं चला जाऊंगा, और आपका प्रीवियस पोस्ट को आप आ गया, तो वहां पर आपको क्या क्या सर्विस सिनेरियो क्या रहेगा, क्लियर। सो बेसिकली व्हेन द एम्प्लॉई has joined in another organization through technical resignation, but within 2 years he has decided to return back to the parent department post, but to the previous post, and also ultimately he returned back, then what would be the service scenario after returning to the previous organization। यहाँ पर क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन बार बार आता है, आपका सीनियरिटी बना रहेगा। ओके, ये फर्स्ट चीज है, हिज सीनियरिटी विल बी मेंटेन्ड इन द प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन। आप जब रिटर्न आपका पेरेंट डिपार्टमेंट का ऑर्गेनाइजेशन को आप रिटर्न कर गए ना, तब आपका सीनियरिटी बना रहेगा, सीनियरिटी में कोई लॉस नहीं होगा। फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड क्या होगा, जो भी पीरियड, द पीरियड स्पेंट इन अनदर डिपार्टमेंट, जो न्यू डिपार्टमेंट में जितना पीरियड आप स्पेंड किया, चाहे 1 ईयर की 2 ईयर आप जो स्पेंड किया, which he had joined after submitting his technical resignation will not count, ये will not count for minimum qualifying service for promotion in the higher post। आप जो न्यू पोस्ट में जितना पीरियड आप स्पेंड किया, चाहे 1 ईयर की 1 पॉइंट जितना पीरियड आप स्पेंड किया आपका जो न्यू पोस्ट में, आप जब आपका पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन को आप रिटर्न कर जाओगे, एक्चुअली वो पीरियड को क्वालिफाइंग सर्विस में इंक्लूड नहीं लिया जाएगा, क्योंकि क्वालिफाइंग सर्विस यहां पर क्या होगा, प्रमोशन के लिए। जैसे आपका पेरेंट डिपार्टमेंट में प्रमोशन सपोज 5 ईयर्स की, 6 ईयर्स की, 7 ईयर्स में आपका प्रमोशन होता है, तो इस केस में एक्चुअली जो आप न्यू डिपार्टमेंट में जो पीरियड आप स्पेंड किया वो क्वालिफाइंग सर्विस के हिसाब से वो यहां पर कैलकुलेट नहीं होगा प्रमोशन के लिए। समझ में आ रहा है, ये बहुत है। आपका सीनियरिटी बना रहेगा, आपका पेरेंट डिपार्टमेंट का आपका सीनियरिटी बना रहेगा, जब आप रिटर्न कर गए आपका सीनियरिटी बना रहेगा। सेकंड चीज है, जो भी पीरियड आप न्यू डिपार्टमेंट में स्पेंड किया वो एक्चुअली क्वालिफाइंग सर्विस में इंक्लूड नहीं होगा प्रमोशन के लिए, क्योंकि प्रमोशन होता है 5 ईयर्स के, 6, 7 की 8 जो प्रमोशन होता है, वो प्रमोशन पीरियड में जो न्यू डिपार्टमेंट में जो जितना टाइम, जितना ड्यूरेशन आप स्पेंड किया, उसको क्वालिफाइंग सर्विस में इंक्लूड नहीं किया जाएगा। बेसिकली किस लिए ना, बेसिकली प्रमोशन के लिए वो पीरियड को काउंट नहीं किया जाएगा, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वन, ही विल गेट द नोशनल इंक्रीमेंट फॉर द पीरियड्स ही वाज नॉट अवेलेबल इन द ऑर्गेनाइजेशन। सपोज आपका कोई फाइनेंशियल लॉस नहीं होगा, जब आप आपका पेरेंट डिपार्टमेंट को आप रिटर्न कर जाओगे 2 ईयर्स के अंदर, तो ऑटोमेटिकली आपका वही एज यूजुअल इंक्रीमेंट आपको मिला रहेगा, कोई इंक्रीमेंट में कोई लॉस नहीं होगा, कोई फाइनेंशियल लॉस नहीं होगा, ठीक है, वही दिया है। ही विल गेट द नोशनल इंक्रीमेंट फॉर द पीरियड्स ही वाज नॉट अवेलेबल इन द ऑर्गेनाइजेशन। जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन में आप जितना दिन अवेलेबल नहीं हुआ, उसमें जो आपको इंक्रीमेंट मिलने वाला था वो मिल जाएगा, आप जब रिटर्न कर जाओगे वो मिल जाएगा, आपका कोई फाइनेंशियल लॉस नहीं होगा। तो तीनों चीज आपको याद रखना है जब आप पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन को रिटर्न करते हो विद इन 2 ईयर्स, ठीक है, आपका सीनियरिटी बना रहेगा, मगर जितना पीरियड आप न्यू डिपार्टमेंट में स्पेंड किया वो एक्चुअली प्रमोशन, पेरेंट डिपार्टमेंट में जो प्रमोशन होता है जो पीरियड, उसमें काउंट नहीं होगा, ठीक है। थर्ड चीज है, आपका कोई फाइनेंशियल लॉस नहीं होगा। जैसे आप पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन में अवेलेबल नहीं रहा तो एज यूजुअल मैनर जो इंक्रीमेंट मिलने वाला था वही मिल जाएगा आपको, कोई उसमें लॉस नहीं होगा, ठीक है। ये 3 चीज को आपको याद रखना है, राइट। चलो नेक्स्ट पार्ट को चलेंगे। व्हाट विल बी द प्रोसीजर फॉर रिटर्निंग टू द प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन इफ लियन इज अवेलेबल। यदि लियन अवेलेबल है तब प्रोसीजर क्या है, हम कैसे हमारा पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन को हम रिवर्ट बैक कर सकते हैं, क्या ऐसा प्रोसीजर है। व्हाट वुड बी द प्रोसीजर टू रिटर्न बैक टू द पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन इफ द लियन इज अवेलेबल। तो उसमें क्या है, यदि आप पेरेंट डिपार्टमेंट को रिटर्न करना चाहते हो तो द एम्प्लॉय कंसर्न शुड राइट एन एप्लीकेशन टू हिज कंट्रोलिंग अथॉरिटी कंप्राइजिंग ऑल द फैक्ट्स फॉर रिवर्टिंग टू हिज प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन। जो प्रेजेंट डिपार्टमेंट में है, जो न्यू डिपार्टमेंट है, उसका कंट्रोलिंग अथॉरिटी को आपको मेंशन करना है और आपको पूरा फैक्ट देना है कि इसी फैक्ट के वजह से मैं मेरा पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन को रिटर्न करना चाहता हूं, अभी मेरा लियन पीरियड है,
मैं अभी मेरा पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन को रिटर्न करना चाहता हूं इसी फैक्ट के हिसाब से। आपको जो न्यू डिपार्टमेंट में है, जो न्यू डिपार्टमेंट है, जो प्रेजेंट डिपार्टमेंट है, उसका कंट्रोलिंग अथॉरिटी को आपको इन्फॉर्म करना है पूरा फैक्ट के साथ कि इसी कारण के वजह से मैं मेरा पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन को रिटर्न करना चाहता हूं। तो वो फिर क्या होगा, आपका जो न्यू डिपार्टमेंट है वो उसको फॉरवर्ड कर देगा आपका पेरेंट डिपार्टमेंट को। आफ्टर दैट द सेम एप्लीकेशन विल बी फॉरवर्डेड टू हिज प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन, ओके, बाय द एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन फॉर द सेम। तो यही प्रोसीजर है। आप आपका पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन को रिटर्न करना चाहते हो तो आपको एप्लीकेशन देना पड़ेगा। आपका जो न्यू डिपार्टमेंट है, बेसिकली कंट्रोलिंग अथॉरिटी को आपको एप्लीकेशन देना पड़ेगा और रीजन देना पड़ेगा। ओके, बेसिकली यू मस्ट राइट डाउन an application to the controlling authority of the new department, and also you must give the fact for what reason you want to return back to the parent organization. Then with facts you must write down application and give to the controlling authority of the new department. Then the new department forward the same application to your parent department. Clear? Next one, question number 4, is the lien available in case of the employee of a PSU, public sector undertaking? क्या एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जो एम्प्लॉय है, क्या उसको लियन फैसिलिटी मिलेगा? हाँ, उसको लियन फैसिलिटी मिलेगा, मगर पीएसयू टू पीएसयू, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग टू पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। कोई पीएसयू एम्प्लॉय, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जो काम कर रहा है जो एम्प्लॉय, वो लियन लेकर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट को नहीं जा सकता। कि कोई सेंट्रल गवर्नमेंट से पीएसयू आएगा, कि स्टेट गवर्नमेंट से पीएसयू आएगा, उसको वो लियन लेकर नहीं आ सकता। ओनली जो पीएसयू है, आप एक पीएसयू से आप और एक पीएसयू को, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग को जाते हो तो वहां पर आपको लियन मिलेगा। तो बेसिकली यहां पर जो है इज अवेलेबल, बट दिस इज अवेलेबल फ्रॉम पीएसयू टू सेम पीएसयू और एनी अदर सेंट्रल पीएसयू फॉर ए पीरियड ऑफ 5 years। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ओनली पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के लिए, ऑटोनोमस बॉडीज के लिए नहीं। ऑटोनोमस बॉडीज के लिए लियन मिलेगा, चाहे सेंट्रल टू ऑटोनोमस, स्टेट टू ऑटोनोमस, की ऑटोनोमस टू सेंट्रल, ऑटोनोमस टू स्टेट, आपको लियन मिलेगा, मगर पीएसयू से नहीं मिलेगा। ओनली पीएसयू टू पीएसयू, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग टू सेम पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग टू एनी अदर सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग लियन मिलेगा, और 5 years के लिए। मगर पीएसयू टू सेंट्रल गवर्नमेंट, पीएसयू टू स्टेट गवर्नमेंट, कि सेंट्रल गवर्नमेंट टू पीएसयू, स्टेट गवर्नमेंट टू पीएसयू, यहां पर लियन नहीं मिलेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर आप देख लीजिए, लियन बेनिफिट यहां पर दे दिया, सेंट्रल गवर्नमेंट, ऑटोनोमस बॉडी, स्टेट गवर्नमेंट, पीएसयू। तो मैं अभी बताया, आप रो से कॉलम देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट टू सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट टू ऑटोनोमस बॉडी, सेंट्रल गवर्नमेंट टू स्टेट गवर्नमेंट, मगर सेंट्रल गवर्नमेंट टू पीएसयू, कोई सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई वो पीएसयू ज्वाइन करना चाहता है, वहां पर उसको लियन नहीं मिलेगा। बेसाई ऑटोनोमस बॉडी टू सेंट्रल गवर्नमेंट, ऑटोनोमस टू ऑटोनोमस बॉडी, ऑटोनोमस टू स्टेट गवर्नमेंट, लियन मिलेगा। मगर ऑटोनोमस टू पीएसयू, कोई ऑटोनोमस बॉडी का एम्प्लॉई जब पीएसयू जाता है वहां पर उसको लियन नहीं मिलेगा। सिमिलरली आप देखिए, स्टेट गवर्नमेंट टू सेंट्रल गवर्नमेंट लियन मिलेगा, स्टेट गवर्नमेंट टू ऑटोनोमस बॉडी लियन मिलेगा, स्टेट गवर्नमेंट टू स्टेट गवर्नमेंट लियन मिलेगा, मगर स्टेट गवर्नमेंट टू पीएसयू लियन नहीं मिलेगा। और पीएसयू का बात आया, आप पीएसयू टू सेंट्रल गवर्नमेंट, कोई एम्प्लॉई, एनी एम्प्लॉई ऑफ पीएसयू, ओके, सपोज आफ्टर टेक्निकल रेजिग्नेशन ही इज गोइंग टू ज्वाइन सेंट्रल गवर्नमेंट, वहां पर लियन नहीं मिलेगा। पीएसयू टू एबी ऑटोनोमस बॉडी, पीएसयू टू स्टेट गवर्नमेंट, यहां पर लियन नहीं मिलेगा, मगर पीएसयू टू पीएसयू मिलेगा। अभी मैं बताया 5 years के लिए पीएसयू टू पीएसयू और पीएसयू टू एनी अदर सेंट्रल पीएसयू मिलेगा, राइट। चलो ठीक है, ऑटोनोमस बॉडी टू सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑटोनोमस बॉडीज लाइक केंद्रीय विद्यालय संगठन, ईपीएफओ, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन एटसेट्रा हैव अडॉप्टेड द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। क्योंकि जो केंद्रीय विद्यालय संगठन है, कि ईपीएफओ, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, ये जो सेंट्रल बॉडीज है, सेंट्रल ऑटोनोमस बॉडीज है, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट रूल को अडॉप्ट करते हैं, वो सेंट्रल गवर्नमेंट रूल को फॉलो करते हैं। अब टेक्निकल रेजिग्नेशन एंड लियन तो इसीलिए लागू होगा जब आप ऑटोनोमस बॉडीज जो सेंट्रल गवर्नमेंट रूल को अडॉप्ट करते हैं, बेसिकली रिलेटेड टू द टेक्निकल रेजिग्नेशन एंड लियन, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जब बेसिकली ऑटोनोमस बॉडीज से आप डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की डायरेक्ट स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जा रहे हो, वहां पर आपको लियन मिलेगा। कि सेंट्रल टू ऑटोनोमस की स्टेट टू ऑटोनोमस, वहां पर लियन मिलेगा। तो वहां पर क्लियर पिक्चर दे दिया
In this case, lien facility shall be available until and unless the autonomous body do not have their separate regulations on lien. यदि कोई autonomous body का separate lien rules नहीं है तब यहाँ पर लागू होगा. जब कोई autonomous body का separate lien rule होगा वो एक्चुअली सेंट्रल गवर्नमेंट का जो लियन एंड टेक्निकल डेजिग्नेशन जो रूल है उसको नहीं मानेगा तो अलग बात है. और अदरवाइज बेसिकली एक केस हुआ था सुरेंद्र कुमार वर्सेस केंद्रीय विद्यालय संगठन, और उस केस में केवी ने, केंद्रीय विद्यालय संगठन ने क्लियर किया था हाँ यहाँ पर एक एम्प्लॉय जब अदर डिपार्टमेंट को जा रहा है उसको लियन फैसिलिटी मिलेगा. तो इसमें हम क्लियर होते हैं कि ऑटोनोमस बॉडी से आप सेंट्रल गवर्नमेंट जा रहे हो कि स्टेट गवर्नमेंट जा रहे हो कि आप ऑटोनोमस से कोई ऑटोनोमस बॉडी जा रहे हो वहाँ पर आपको लियन मिलेगा. यदि कंसर्न ऑटोनोमस बॉडी में कोई सेपरेट लियन रूल्स नहीं है, राइट. तो ये पूरा चीज़ आपको बताया तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना है. प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल असित गवर्नमेंट रूल गुरु. सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक इट, कमेंट इट एंड ऑल्सो शेयर माय वीडियो विथ अदर्स. डेफिनेटली इट वुड बी यूजफुल फॉर देम. अभी मैं फंडामेंटल रूल्स के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ और विद इन शॉर्ट व्हाइल आई विल अपलोड the different rules of basically fundamental rule FR. So just you wait within short while. It means I will upload the first part of fundamental rule. So thank you and namaskar to all of you.